ठीक है। फिजन ईस्ट में भी जो हमने बात करी थी वो किसकी करी थी, मेरे पास एक तो मैंने V1 की बात करी थी हमने, और दूसरा हमने किसकी बात करी थी, CDC25 की बात करी थी। ठीक है। अब जो आपके पास V1 है वो किस में हेल्प करता है, प्रॉपर, ताकि क्या हो, जो मेरे पास सेल है, ठीक है, जो सेल है वो कहाँ पे जाए, G2 फेज में जाए और सेल की क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। तो उस चीज को कौन रेगुलेट करता है, V1 रेगुलेट करता है। और मेरे पास G2 से M फेज में एंटर करने के लिए कौन सा प्रोटीन रेगुलेट करता है, उसको मेरे पास रेगुलेट करता है CDC25। ये हमने कल बात करी थी। और हमने बात करी थी अगर मेरे पास कौन सी प्रोटीन, मेरे पास अगर V1 क्या हो जाती है, V1 प्रोटीन म्यूटेंट हो जाती है, इसमें कोई म्यूटेशन हो जाती है, तो क्या होगा, सेल की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। नहीं होगा। ठीक है। और आपके पास जो सेल्स बनेंगी वो छोटी छोटी डॉटर सेल्स बहुत छोटी छोटी बनेंगी। ठीक है। और वहीं पे अगर मेरे पास CDC25 में म्यूटेशन हो जाती है इन केस, तो क्या होगा, मेरी जो सेल्स हैं, ठीक है, वो M फेज में एंटर नहीं नहीं होगा। करेंगी, है ना। ये बात करी थी हमने लास्ट टाइम। यस मैम। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके पास M साइक्लिन CDK की। ठीक है। मतलब माइटोसिस या मैचुरेशन जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है। साइक्लिन CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज की बात करेंगे। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं MCDK। ठीक है। M स्टैंड फॉर मैचुरेशन या माइटोसिस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज की। ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, M साइक्लिन CDK। ठीक है। M CDK भी बोल सकते हैं हम डायरेक्टली इसको, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, M साइक्लिन CDK। ठीक है। अब जो मेरे पास M साइक्लिन CDK है, ठीक है, उसमें हमने क्या बोला है कि हमारे पास क्या होता है, हमेशा दो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, एक होती है CDK और एक होती है साइक्लिन। तो यही बोल रहा है आपके पास दो प्रोटीन्स हैं, एक साइक्लिन है और ये दूसरी कैसी है, CDK है। जब ये दोनों कैसी होती हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं, तो किस फॉर्म में होती हैं, कल भी हमने ये बात करी थी कि ये कैसी होंगी, इनएक्टिव। इनएक्टिव होंगी जब तक एक दूसरे से अटैच्ड होंगी। ठीक है। अब यहाँ पे फिजन में मेरे पास क्या होता है, अगर मैं फिजन की बात करूं तो यहाँ पे हमने बोला था कौन सी प्रोटीन होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारे पास V1 प्रोटीन, है ना। ठीक है। हमने क्या बोला था कि हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, V1 काइनेज। अब यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, V1 काइनेज का यूज करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो V1 काइनेज जब लग गया, ठीक है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये मेरे पास काम करेगा CDK इनहिबिटरी काइनेज की तरह, CDK इनहिबिटिंग या इनहिबिटरी काइनेज। ठीक है। जब मैं V1 की बात कर रही थी, ठीक है, तो उसका क्या था, अलग फंक्शन था। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ V1 काइनेज की बात। ठीक है। अब ये जो V1 काइनेज है वो क्या करवाएगा, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं CDK इनहिबिटिंग काइनेज बोल देते हैं। अब ये क्या करवाएगा, ये मेरे पास जो दो प्रोटीन्स हैं, एक मेरे पास क्या है, साइक्लिन है, एक मेरे पास CDK है। ठीक है। तो ये मेरे पास जो CDK है वो भी मेरे पास साइक्लिन। अब जो CDK है उसका जो 50th अमाइनो एसिड होता है वो होता है टायरोसिन। ठीक है। तो इसका 50th अमाइनो एसिड होता है टायरोसिन। तो ये जो CDK है वो क्या करवा देगा, वो इस टायरोसिन की फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। कौन करवा देगा, CDK काइनेज। ठीक है। साइक्लिन डिपेंडेंट इनहिबिटिंग काइनेज। ठीक है। तो यहाँ पे जो V1 है, ठीक है, V1 काइनेज वो किसकी तरह काम करेगा, जो क्या करेगा, CDK को इनहिबिट करने का काम करेगा। CDK को कैसे इनहिबिट कर दिया इसने, 50th पोजीशन पे जो इसका अमाइनो एसिड है टायरोसिन, उसके ऊपर क्या करवा दी, फॉस्फोराइलेशन करवा दी। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हो गई तो इसको हम बोल देंगे इनहिबिटरी इनहिबिटरी फॉस्फेट। मतलब ये जो अटैच होगा फॉस्फेट वो कैसा होगा, इनहिबिटरी होगा। मतलब इन दोनों प्रोटीन्स को क्या रखेगा, एक साथ जोड़ के रखेगा और साथ में क्या बना देगा, और इनएक्टिव बना देगा। इतनी बात समझ आई। तो मैम ये जो टायरोसिन है ये CD के पास ही होगा और हाँ, इसी की CDK फॉस्फोर। देखो, CDK, हाँ, हमारे पास CDK क्या है, CDK है प्रोटीन। तो प्रोटीन किसकी बनी होगी, ये बनी होती है अमाइनो एसिड का बना होगा, है ना।
प्रोटीन की जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे जो इसका 50th अमाइनो एसिड है, अब देखो हमने बाकी अमाइनो एसिड हमने याद नहीं रखने हैं क्योंकि हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या पूछा जाएगा कि फॉस्फोराइलेशन कौन से टायरोसिन पे होती है, तो 50th पे होती है, या फिर कौन से अमाइनो एसिड पे होगी, तो टायरोसिन अमाइनो एसिड पे होगी। क्लियर है? तो तो जब ये मैं मैम ये जो प्रोटीन बोली, B1 साइक्लिन की काइनेज है प्रोटीन ये है और करवा रहा है CD, ना, ये हाँ जी, B1 काइनेज करवा रहा है इसकी फॉस्फोराइलेशन ना। हाँ जी, ठीक है, V1 काइनेज करवा रहा है। कल हमने 2 केस पढ़े थे ना, और हम थर्ड केस की ही बात कर रहे थे, यस कल मैंने मैम। आपको बताया था 2 ना, तो उसमें हम केस थर्ड स्टडी करें आगे को। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये चीज हो रही है। ठीक है, पहले हम सिर्फ V1 यूज कर रहे थे, जब देखो यहाँ पे हमने काइनेज यूज नहीं किया था। जब हमने V1 यूज किया था तो ये हमारे पास क्या कर रहा था, ये फॉस्फोराइलेशन नहीं करवा रहा था, ये सीधा क्या करवा रहा था, G2 फेज में एंटर करवा रहा था और सेल की ग्रोथ करवा दे रहा था, है ना। अब जब हमने किसका यूज किया, V1 काइनेज का यूज किया, तो ये किसकी तरह काम करेगा, सीडीके इनहिबिटिंग काइनेज की तरह काम करेगा। ठीक है, जो क्या करेगा, सीडीके को इनहिबिट कर देगा। कैसे इनहिबिट करेगा, काइनेज है तो क्या करेगा, इसकी 15 जो इसका अमाइनो एसिड होगा टायरोसिन, उस पर क्या करवा देगा, फॉस्फोराइलेशन। अब हमें पता है काइनेज क्या करवाता है, फॉस्फोराइलेशन करवाता है, और मैंने आपको बताया था कि जो फॉस्फोराइलेशन होती है वो इनहिबिटरी भी हो सकती है और स्टिमुलेटरी भी हो सकती है, मतलब किसी चीज को एक्टिव भी कर सकती है और इनएक्टिव भी कर सकती है। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसके बाद ये आपके पास इनएक्टिव था, इसने क्या किया, इसको इनएक्टिविटी को मेंटेन करने में हेल्प करी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आएगा CAK। ठीक है, अब ये जो CAK है वो क्या है, साइक्लिन एक्टिवेटिंग काइनेज। ठीक है, साइक्लिन एक्टिवेटिंग काइनेज CAK। ठीक है, या फिर इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, CDK को एक्टिवेट करेगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। ठीक है, तो CAK स्टैंड फॉर CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, मतलब ऐसा काइनेज, मतलब ऐसी जगह पे फॉस्फोराइलेशन करवाएगा, सीडीके की, किसकी फॉस्फोराइलेशन करवाएगा, सीडीके की करवाएगा, जो क्या करेगा, उसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब देखो यहाँ पे, देखो एक तो हमारे पास कौन सी है, कॉम्प्लेक्स में साइक्लिन प्रोटीन है, दूसरी जो प्रोटीन है वो कौन सी है, सीडीके है। अगर सीडीके क्या है, प्रोटीन है, तो किससे बनी होगी, अमाइनो एसिड से बनी होगी। तो हमने क्या बोला, फर्स्ट क्या था इसका, जो 15th अमाइनो एसिड था उस पे कौन अटैच था, टायरोसिन अटैच था। टायरोसिन की फॉस्फोराइलेशन करवाई थी, ये काम किसने करवाया था, V1 काइनेज ने करवाया था, जिसकी वजह से क्या था, ये इनएक्टिव था, मतलब यही बनाया मैंने फिर से, है ना। ठीक है, अब क्या करवाएगा, ये जो मेरे पास CAK है, CA मतलब CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इसका जो आपके पास 161th अमाइनो एसिड है, 161th अमाइनो एसिड है, उस पे कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, 161th पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है थायरोनिन। ठीक है, तो ये क्या करवाता है, थायरोनिन की फॉस्फोराइलेशन करवाता है, और जैसे ही थायरोनिन की फॉस्फोराइलेशन होती है तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? इसमें मैम अगर ये दोनों अमाइनो एसिड की फॉस्फोराइलेशन होगी तब ये एक्टिव होगा ना, 15th और 161 की। देखो यहाँ पे ना, देखो जब एक्टिवेट कब होगा, ये इसकी वजह से एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ये इसको इनहिबिट कर रहा है। अच्छा। एक्टिवेशन इसकी वजह से नहीं हो रही है, एक्टिवेशन सिर्फ किसकी वजह से हो रही है, इसकी वजह से एक्टिवेशन हो रही है। अच्छा। ठीक है, यस बट मैम। यहाँ यस पे जो फॉस्फोराइलेशन होगी वो पहले इसकी होगी फिर इसकी होगी। ठीक है, पर एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अगर ये पूछा जाए तो कौन है, तब मेरे पास 161। 61। क्या बोल रहे हो? यस मैम, जो एक्टिवेट कर रहा है, मतलब जो इसके दो फंक्शन हमने पढ़े कि इनहिबिटरी और एक एक्टिवेशन का, तो ये हाँ, दोनों ही हैं इसके अंदर। हाँ दोनों ही हैं, दोनों फंक्शन इसके अंदर हैं, बट अगर इनहिबिटरी पूछा जाए तो हम कौन सी पोजीशन का आंसर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 15th। कि 15। हाँ, और जब आपके पास एक्टिवेटिंग का पूछेंगे तब हम कौन सा आंसर 161। देंगे, ये वाला 1 आंसर देंगे। ठीक है, और दोनों क्या होंगे, एक में ही प्रेजेंट होंगे। अब देखो जैसे ही मेरे पास क्या हुआ, ये जो इनएक्टिव था उसमें क्या हो गया, अब जो एक्टिविटी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, इसकी वजह से, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या हो रहा है, ये एक्टिव हो रहा है, इसके पास एक्टिविटी आ जा रही है।
ठीक है। तो ये किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये CDC25 फॉस्फेट आएगा, ठीक है। CDC पढ़ा था हमने, है ना, यस मैम। CDC25, ठीक है, जो एम फेज में लेके जाएगा। अब ये जो CDC25 फॉस्फेटेज, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, CDC25 फॉस्फेटेज, ठीक है। अब ये क्या करवाएगा, अगर फॉस्फेटेज है, ठीक है, फॉस्फेटेज क्या करता है, एज है मतलब एंजाइम है, ये क्या करवा देता है, डीफॉस्फोराइलेशन करवा देता है, ठीक है। मतलब इसके पास एक्टिविटी तो आई। अब देखो ये क्या था, अभी तक ये वाली पोजीशन इसकी इनएक्टिव ही है, एक्टिविटी कौन सी में आई है, आधा एक्टिव है ये, आधा इनएक्टिव है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये फॉस्फोराइलेटेड, देखो यहाँ पे जब तक फॉस्फेट जुड़ा है तब तक कैसा रहेगा, ये आधा ये इनएक्टिव है ना, और आधा क्या हो गया, ये वाली साइड इसकी क्या हो गई, एक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया। तो अब हम किसका यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे CDC25 फॉस्फेटेज का। अब ये जो फॉस्फेटेज है वो क्या करवाता है, डीफॉस्फोराइलेशन करवाता है। तो ये क्या करेगा, अब ये मेरे पास ऐसे काम करेगा, ये मेरे पास हो गया साइक्लिन, ठीक है, और ये मेरे पास हो गया CDK। तो ये क्या करवाएगा, जो CDK की कौन, CDC25, ये करेगा मेरे पास जो CDC के 15th पोजीशन पे क्या था, टायरोसिन था, और जिस टायरोसिन की क्या हुई थी, फॉस्फोराइलेशन हुई थी, अब इस फॉस्फेट को रिमूव कर देगा, ठीक है, इसको रिमूव कर देगा। तो अब ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे तो एक्टिव ही था, 161th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट था, थायरोनिन प्रेजेंट था, और जिसकी हमने क्या करवा दी, फॉस्फोराइलेशन करवा दी, तो ये भी एक्टिव था। अब मेरे पास पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। समझ आई बात है, यस मैम। ठीक है। अब जैसे ही आपके पास एक्टिव हो गया, CDC क्या करता है, सेल साइकिल को कौन से फेज में आने देता है, एम फेज में। तो मेरा साइकिल कहाँ पे एंटर कर जाएगा, एम फेज में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास, अगर मैं क्या बोल रही हूँ, जब हमारे पास यहाँ पे देखो, जब आपके पास साइक्लिन और CDK दोनों अटैच्ड होते हैं तो किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अगर हम किसका यूज कर लेते हैं, यहाँ पे अगर एंजाइम यूज होता है V1 काइनेज, तो क्या करता है, वो इनिबिटिंग करवाता है। इनिबिशन कब करवाएगा, मान लो मेरे पास जो सेल है वो कौन से फेज में है, उसने जाना है G2 फेज में, ठीक है। अब G2 फेज में जो प्रोसेसिंग कर रही है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो हम कौन से फेज में रहेंगे, इनिबिटिंग फेज में ही रहेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई भी डैमेज या डिफॉर्म्ड सेल डिवीजन में नहीं जाती है, ठीक है। हमारी जो सेल डिवीजन होता है उसमें क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स लगे होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो वो क्या करते हैं, कोई भी सेल, अगर कोई डिफेक्ट सेल है, DNA डैमेज है, कुछ भी डैमेज है सेल के अंदर, सेल साइकिल में किसी भी फेज में, चाहे वो G1 हो, G2 हो, S फेज हो, ठीक है, तो उस केस में मेरी जो सेल साइकिल है वो क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है, आगे नहीं जाती है, ठीक है। वो M फेज तक नहीं जाएगी, ठीक है। सेल को हम वहीं डेड कर देंगे अगर वो डैमेज होगी, क्योंकि अदरवाइज अगर पूरा वो एम फेज तक चली जाएगी तो क्या होगा, आपके पास डिफेक्टिव डॉटर सेल्स बनेगी। अब जब वो डिफेक्टिव डॉटर सेल्स रेप्लिकेट करेंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, म्यूटेशन इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो जीन में म्यूटेशन आ जाएगी जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास हमारी जो सेल साइकिल है उसको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स काम करती हैं। क्लियर है, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और करवाती हूँ आपको, थोड़ा सा हम देख लेते हैं आपके पास रोल ऑफ MCDK, ठीक है। तो MCDK जो किसके कंट्रोल में होती है, इसको हम बोल देते हैं मैचुरेशन या माइटोसिस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो ये किसके कंट्रोल में होती है, ये होती है मेरे पास MPF के कंट्रोल में, ठीक है। देखो MPF क्या हो गया मेरे पास, MPF हो गया माइटोसिस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मैचुरेशन बोल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, जो क्या कर रहा है, जो ये बता रहा है कि सेल ने डिवाइड करना है या नहीं करना है, ठीक है, प्रमोटिंग फैक्टर, ठीक है।
जो बता रहा है आपके पास कि अगर मेरे पास क्या होगा, कौन सा काइनेज आएगा, कौन सा सीडीसी आएगा, जिसकी वजह से क्या हो रही है, मेरे पास सेल में मैचुरेशन हो रही है और मेरी सेल का जो साइकिल है वो G2 से कहाँ पे जा रहा है, एम फेज में जा रहा है। एम फेज में क्या हो जाएगी, सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बना सकती हैं। क्लियर है? ठीक है। अब देखो हमारे पास, अगर मैं बात करती हूँ एम फेज की, ठीक है, अब जो एम फेज है उसमें क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ठीक है, एम फेज में क्या होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं, एक होती है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस और एक क्या होती है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब जिसमें से पहले हम बात कर लेते हैं अगर कैरियोकाइनेसिस की, तो जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, है ना। कैरियोकाइनेसिस में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या हो गया, प्रोफेज, मेटाफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज और उसके बाद टीलोफेज, है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फेज की एम फेज में, दैट इज द प्रोफेज। ठीक है, एम फेज का जो फर्स्ट फेज है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोफेज बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम प्रोफेज में जो चीजें होती हैं उनको मेंशन कर देते हैं। देखो मेरा जो प्रोफेज होगा उसमें भी क्या होगा, प्रोफेज में भी 2 स्टेजेस होंगी, एक तो अर्ली स्टेज होगी, ठीक है, अर्ली प्रोफेज बोल देंगे, बोल दे सकती हूँ मैं उसको। तो एक मेरे पास क्या आ जाएगा, एक मेरे पास आएगा अर्ली प्रोफेज और दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, दूसरा मेरे पास आ जाएगा लेट प्रोफेज। ठीक है, अब देखो जब मैं अर्ली प्रोफेज की बात करती हूँ तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, ये होगी मेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये होगी मेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अर्ली प्रोफेज में जो मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो ऐसे मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। ठीक है, ऐसे मेरा जो डीएनए होगा वो ऐसे फॉर्म में होगा, पूरे धागे की फॉर्म में फैला होगा, कहाँ पे, अर्ली प्रोफेज में। ठीक है, फिर जब अर्ली प्रोफेज से मेरी सेल कहाँ पे जाएगी, लेट प्रोफेज की तरफ जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं चेंजेस। फर्स्ट क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियर एनवलप है वो डिसइंटीग्रेट, मतलब टूटना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट मैंने क्या बोला, न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, जो मेरी मेम्ब्रेन्स थी, ये मेरे पास क्या है, ये मैंने बनाया है न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप में 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया मेरे पास, इसको मैं बोल देती हूँ साथ में न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, जिसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छे से लिखती हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियर एनवलप है, ठीक है, वहां पे हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, एक तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और दूसरी क्या होगी, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो ये क्या होने लग जाएंगे, डिसइंटीग्रेट होने लग जाएंगे एज अ रिजल्टेंट। तो यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट। ठीक है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो टूटने लग जाएगी एज अ रिजल्टेंट। अब मुझे न्यूक्लियस कैसा दिखेगा, ऐसा टूटता हुआ, ऐसा न्यूक्लियस दिखेगा। अब ये क्या हो गई है, डिसइंटीग्रेट हो गया, धीरे धीरे पूरा ही डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियोलस की, तो न्यूक्लियोलस क्या होता है हमारे पास, मैम एक्टिव साइट होती है आरएनए के लिए। ठीक है, हाँ जी, ये मेरे पास क्या है, एक्टिव साइट ऑफ आरएनए। ठीक है, तो जहां पे मैंने येलो येलो करके बना दिया, तो ये मेरे पास क्या हो गई, एक्टिव साइट ऑफ आरएनए, एक्टिव साइट ऑफ आरएनए। और इसी को मैंने क्या बोल दिया, इसी को मैंने बोल दिया न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब ये भी क्या होने लग जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लग जाएगा। मुझे जो डीएनए है, मुझे थ्रेड लाइक जो मेरा स्ट्रक्चर है उसमें न्यूक्लियोलस दिखाई नहीं देगा।
ठीक है, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं साइटोप्लाज्म में, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगे। तो थर्ड मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, सेल ऑर्गेनेलीज क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। ठीक है, और फोर्थ जो मेन इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो फोर्थ स्टेप है हमारे पास कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेरा धागा है, ठीक है, डीएनए है, उसकी क्या होने लग जाएगी, कंडेंसेशन होने लग जाएगी। एज अ रिजल्टेंट मुझे लेट प्रोफेज में क्या देखने को मिलेगा, मुझे ऐसे जो बेसिकली क्रोमोसोम के ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जो हमारा डीएनए का जो थ्रेड है वो क्या हो गया है, कंडेंस हो गया है। अगर कंडेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा साइज में। एक मिनट, उतना क्लियर है आपको? यस मैम। एक मिनट। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अभी लेट प्रोफेज में मैंने बोल दिया है कि आपके पास क्या होगा, वो कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट जो हमने बोला कि हमारे पास जो न्यूक्लियर है, क्या ये मेरे पास हो गई सेल। ठीक है, सेल के अंदर मैंने क्या बोल दिया था, मेरे सेल के अंदर क्या होता है, ऐसे न्यूक्लियर एनवलप होता है। ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस और ये बना दिया मैंने न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, तो न्यूक्लियस के आपके पास, इसको मैंने बोल दिया न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, अब जो न्यूक्लियर एनवलप है उसमें क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है और क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन। तो मैं इसको देखूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और अंदर वाली मेरे पास क्या हो जाएगी, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इनके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, जहाँ पे मैं डॉट डॉट बना रही हूँ, दैट इज द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, ये जो डॉट डॉट है ये क्या हो जाएगा, मेरे पास पेरी न्यूक्लियर स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोल देते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, अब जो हमारे पास पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, देखो नाम से पता लग रहा है, पेरी का मतलब होता है अराउंड, जो न्यूक्लियस के अराउंड स्पेस है उसको हमने क्या बोल दिया, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोल दिया। ठीक है, अब इसके बीच में न्यूक्लियस में जो प्लाज्मा होगा उसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे। ठीक है, इसके बीच में जो प्लाज्मा है उसको मैंने क्या बोल दिया, उसको मैंने बोल दिया न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, देखो मेरे पास जो मेरी इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, उसके पास प्रेजेंट होती हैं लेमिन्स प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो लेमिन्स प्रोटीन होती हैं वो क्या होती हैं, स्टेबल न्यूक्लियर नेटवर्क। ये क्या करती हैं, मेरी जो मेम्ब्रेन है उसके पास क्या बनाए रखती है, नेटवर्क बनाए रखती हैं। ठीक है, और किससे बनी होती है ये, अब देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये वाली जो अंदर वाली मेरे पास है, दैट इज द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, यहाँ पे जो रेड कलर में मैं बना रही हूँ, पिंक कलर है शायद। ठीक है, तो ये पिंक कलर में मैं जो बना रही हूँ, इनके पास ऐसे बेसिकली प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। इन प्रोटीन्स को हम बोल देते हैं लेमिन्स प्रोटीन, लेमिन्स प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो लेमिन्स प्रोटीन होती हैं वो किससे बनी होती हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट से, इंटरमीडिएट फिलामेंट से बनी होती हैं। ठीक है, और साथ में ये जो लेमिन्स प्रोटीन्स हैं वो किस में हेल्प करती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, स्टेबल न्यूक्लियर नेटवर्क। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नेटवर्क है उसको स्टेबलाइज करने में और मेंटेन करने में, मतलब क्या हुआ इसका, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उनको स्टेबल करने का काम किसका है,
वो है लेमिन्स प्रोटीन का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये इनका फंक्शन होगा स्टेबल न्यूक्लियर नेटवर्क। ठीक है, जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बेसिकली जो मेरे पास न्यूक्लियर एनवलप है, सिंपल में मैं क्या बोल दूं, न्यूक्लियर एनवलप है, तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, लेमिन्स प्रोटीन करती हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इनर साइड पे, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनर साइड पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उनके सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखो, जब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो लेमिन्स प्रोटीन है, ये होगी मेरे पास मान लो लेमिन्स प्रोटीन। अब ये जो लेमिन्स प्रोटीन है, कि जब इन पे कौन काम करेगा, जब इन पे काम करेगा एम साइक्लिन सीडीके। ठीक है, तो इन पे काम करता है एम साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन काम करेगा एम साइक्लिन सीडीके में, साइक्लिन बी सीडीके। ठीक है, तो ये क्या करवा देता है, साइक्लिन बी सीडीके 1, ये क्या काम करवाएगा, ये मेरे पास जो लेमिन्स प्रोटीन है, मेरे पास इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो लेमिन्स प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उनकी क्या करवा देता है, ये करवा देता है फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि एम साइक्लिन मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, तो इनकी क्या करवा देता है, ये करवा देता है इनकी फॉस्फोराइलेशन लेमिन्स प्रोटीन्स की। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास लेमिन्स प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन होगी, तो ये जो लेमिन्स प्रोटीन है, फॉस्फोराइलेटेड लेमिन्स प्रोटीन्स गेट डिग्रेडेड, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे स्टेबलाइजिंग फैक्टर को, और क्या हो जाएंगी, डिग्रेडेड हो जाएंगी या डिग्रेड हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे आपके पास डिग्रेड होंगी, तो एज अ रिजल्टेंट क्या होगा, मेरे पास जो न्यूक्लियर एनवलप है, ठीक है, जो न्यूक्लियर एनवलप है वो क्या हो जाएगा, डिसइंटेग्रेट हो जाएगा। ठीक है, पहले जो न्यूक्लियर एनवलप क्या था, पूरी मेम्ब्रेन बना के रखा था, पूरा साथ में था, ऐसे मेम्ब्रेन बना के रखा था। पर जैसे ही क्या होगा, उसमें इंटीग्रेशन होनी शुरू होगी, टूटना शुरू हो गया, तो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे 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 उसकी मेम्ब्रेन खत्म होती जाएगी और पूरा डिसअपियर हो जाएगा, इंटेग्रेट हो जाएगा। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवलप क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होती है लेमिन्स प्रोटीन, और जो लेमिन्स प्रोटीन है वो किसके इन्फ्लुएंस में, साइक्लिन बी सीडीके 1 के इन्फ्लुएंस में क्या होती है, उनकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है। ये आपने याद रखना है। जब इनकी फॉस्फोराइलेशन होती है, तो ये क्या करवाता है, जो फॉस्फोराइलेटेड लेमिन्स प्रोटीन्स हैं वो डिग्रेड होने लग जाती हैं। कौन डिग्रेड करवा रहा है इनको, साइक्लिन बी सीडीके 1 डिग्रेड करवाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से न्यूक्लियर एनवलप क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है जी कंडेंसेशन। ठीक है, मेन जो इवेंट है वो क्या है, कंडेंसेशन का इवेंट है। ठीक है, अब जो प्रोफेज होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोफेज में हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसिन प्रोटीन। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है। अब ये जो कंडेंसिन प्रोटीन होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन में, प्रोफेज में जो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन है। ठीक है, तो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन के लिए हमारे पास जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है कंडेंसिन। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि हमारे पास क्या है, ये क्या करती है, अब ये जो कंडेंसिन प्रोटीन है, ठीक है, ये क्या करेगी, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ अ क्रोमोसोम। मेरे जो क्रोमोसोम है उसकी स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस, जो मुझे क्रोमोसोम इस फॉर्म में दिखता है, ठीक है, उसको स्ट्रक्चरली मेंटेन कौन करता है, इसको करती है कंडेंसिन। तो इसका काम क्या हो गया, इसका काम ये हो गया, इसलिए हम क्या देखते हैं कि लेट प्रोफेज में, प्रोफेज के एंड तक हमारा जो ऐसे धागे वाला जो डीएनए होता है अब ऐसे नहीं दिखता है, वो हमें ऐसे स्पेसिफिक क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेरे पास जो कंडेंसिन है उसको हम बोल देते हैं स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ अ क्रोमोसोम। वो किस में हेल्प करती है, कंडेंसेशन में हेल्प करती है, और मेरे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन और मेंटेनेंस में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है मेरे पास, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ, इसकी स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस करेगी क्रोमोसोम की। ठीक है,
देखो यहाँ पे, और ये बेसिकली किसकी बनी होती है मेरे पास, जो कंडेंसिन है वो किसकी बनी होती है, 5 सब यूनिट्स की बनी होती है। ठीक है, तो ये प्रोटीन किसकी बनी होती है, इसमें होती है 5 सब यूनिट्स, जिसमें आपको सिर्फ 2 ही सब यूनिट्स याद रखनी है। एक तो SMC अगर मैं 4 की बात करूं, एंड SMC अगर मैं 2 की बात करूं, तो दोनों किसमें हेल्प करती हैं, कंडेंसेशन में। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे पास जो स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये क्या करेंगी, स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस कंडेंसिन बोल देते हैं इनको। तो एक क्या होगी मेरे पास, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस कंडेंसिन 4 हो गई, और एक क्या हो गई, 2 हो गई। तो ये लिख दिया मैंने कंडेंसिन। ठीक है, ये होगी मेरी कंडेंसिन प्रोटीन। तो कंडेंसिन प्रोटीन क्या होता है, पहले हमारे साइटोप्लाज्म में किस फॉर्म में होती है, इनएक्टिव फॉर्म में। जब मैं किसकी बात करती हूँ, अर्ली प्रोफेज की। ठीक है, तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसिन इनएक्टिव फॉर्म में होती है। एज अ रिजल्टेंट जो मेरा डीएनए होता है वो मुझे ऐसे धागे धागे की फॉर्म में दिखता है, पूरा फैला हुआ दिखता है, डीकंडेंस फॉर्म में दिखता है। ठीक है, अब जैसे ही क्या होता है आपके पास साइटोप्लाज्म में साइक्लिन बी और CDK1 एंटर करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ तो और प्रोटीन्स आपके पास इंपॉर्टेंट है। एक होती है हमारे पास पोलो, ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास ओरा। ठीक है, ओरा बी काइनेस, अब ये क्या करती है मेरे पास, जो कंडेंसिन है उसकी फॉस्फोराइलेशन करवा देती है। अब देखो यहाँ पे जब कंडेंसिन की फॉस्फोराइलेशन होगी तो क्या होगा, ये कंडेंसिन क्या हो जाएगा, अब एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही कंडेंसिन एक्टिव हो गया तो क्या करेगा, ये मेरा जो डीएनए खुला खुला पड़ा था अब उसको कंडेंस करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। एज अ रिजल्टेंट क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन हो जाएगी। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास फेज आ जाता है मेटाफेज। ठीक है, तो हमारे पास प्रोफेज में यही होता है कि प्रोफेज में मेनली 2 काम हो रहे हैं। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है, दूसरा मेरे पास जो क्रोमेटिन है, ठीक है, जो मेरे पास बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है, वो कंडेंस होके क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करने लग जाता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखने लग जाता है। नेक्स्ट मेरे पास फेज आ जाता है, दैट इज द मेटाफेज। ठीक है, अब हमें पता है मेटाफेज में क्या होता है। ठीक है, तो ये बना दी मैंने सेल में मेरे पास ये हो गया, मेरे पास यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट। और हमें पता है मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेजिक प्लेट पे क्या हो जाते हैं, हमारे क्रोमोसोम लाई कर जाते हैं। ऐसे मेरे पास क्रोमोसोम लाई कर गए, कौन सी प्लेट पे, मेटाफेजिक प्लेट पे। ठीक है, और ये हो गया इनका सेंट्रोमियर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है ये दोनों कैसे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, और कौन से क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, मेटाफेजिक प्लेट पे लाई करते हैं। तो ये जो मेरे पास प्लेट है उसको मैं बोल दूंगी मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेटर भी बोल देते हैं। मेटाफेजिक प्लेट और इक्वेटर एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है, काइनेटोकोर होता है। ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, काइनेटोकोर बोल देते हैं, काइनेटोकोर। और इस काइनेटोकोर्स के साथ कौन अटैच कर जाता है, ये मेरे पास हो गया सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वे में ये मेरे पास हो गया सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में होते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किसकी फॉर्मेशन करते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गए, स्पिंडल फाइबर हो गए। ठीक है, ये हो गया मेरे पास सेंट्रोसोम, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, और सेंट्रोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, और ये सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो होती है कॉन्ग्रेसिव। ठीक है, अब बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं आपके पास, जो जो पहले तो हमने क्या बोला कि जो मेटाफेज होता है उसमें जो मेरे क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, एक बेटर पैटर्न में अच्छे तरीके से क्या करते हैं, जो मेरी मेटाफेजिक या इक्वेटर है उसमें क्या कर जाएंगे,
सारे क्रोमोसोम लाई कर जाएंगे, ठीक है। इस अरेंजमेंट को हम बोल देते हैं कॉन्ग्रेशन। इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया कॉन्ग्रेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो प्रोटीन्स काम करेगी वो करेगी, तो यहाँ पे मैं इसको आगे बना देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक्ट करती है एपीसी, ठीक है। एपीसी स्टैंड फॉर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एपीसी मतलब एनाफेज। अब देखो मेटाफेज से जो सेल होगी वो कौन से फेज में जाएगी, एनाफेज में। तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, एपीसी इज एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर हम इसको डायरेक्टली सी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एपीसी या फिर एपीसी भी लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो किस में काम करता है, बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। ये जो हमारे पास बीच वाला स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या बोला है, क्रोमोसोम के बीच में ये जो होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। है ना, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो जो मेरे पास एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, अब हमें पता है एनाफेज जाने में होने के लिए क्या होगा, सेंट्रोमियर को टूटना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोमियर टूटेगा। अब इसके पास जो एपीसी है, ठीक है, वो किसके साथ काम करता है, वो CDC20 के साथ काम करता है। और क्या करेगा ये, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, किसके साथ काम करेगा ये, CDC20 के साथ काम करेगा। और क्या कर देगा यहाँ पे, इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर और सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। एज अ रिजल्टेंट में मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके रिजल्टेंट में, ये मेरी सेल है, ठीक है। इसमें अब ये मेरा हो गया सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पास था स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये मेरे पास हो गया सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या है, स्पिंडल फाइबर है। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम बीच में था, अब उसका सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाएगा, आधा वो इस साइड पे चला जाएगा और आधा इस साइड पे चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अगर ऐसे क्रोमोसोम है, ठीक है, तो बीच में से इसका जो सेंट्रोमियर है वो क्या हो जाएगा, बस स्प्लिट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो एक स्पिंडल फाइबर के पास ऐसे, मेरे पास ऐसे टूट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो एपीसीसी है और जो सीडीसी है वो क्या काम कर रहे हैं, वो मेरे पास दो काम कर रहे हैं। फर्स्ट काम क्या हो रहा है इनके पास, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। तो किसमें हेल्प कर रहे हैं, ये सेंट्रोमियर को तोड़ने में हेल्प कर रहे हैं। और जो सेंट्रोमियर टूटेगा तो क्या होगा, एज अ रिजल्टेंट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये किसमें हेल्प करते हैं, इन दोनों के फंक्शन है सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। जो सिस्टर क्रोमेटिड पहले साथ थी उनको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। क्लियर है बात इतनी, यस मैम। तो हमने क्या बोला, नॉर्मली ये जो मेरे पास मेटाफेज है, अगर मैंने मेटाफेज से कहाँ पे जाना होगा, एनाफेज में जाना होगा, तो यहाँ पे कौन करेगा काम, यहाँ पे करेगा एपीसीसी काम करेगा, ठीक है। अब ये जो एपीसीसी है वो क्या करता है, जिसको हमने क्या बोला, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स बोल दिया, या एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम इसको सी फॉर साइक्लेज, है ना। यहाँ पे जो मैंने अकेला सी स्लैश लगा के जो सी लिखा है इसको हम बोल देते हैं साइक्लेज, साइक्लेज, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेसिकली क्या काम करता है, तो मैंने क्या बोला, मेरे पास जो एपीसीसी है, ठीक है, वो क्या करता है, दो कोफैक्टर के साथ मिलके काम करता है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास अकेला प्रोटीन है उसको क्या चाहिए, दो साथी चाहिए, इसको क्या चाहिए, कोफैक्टर्स चाहिए अपना काम करने के लिए, ठीक है। एक तो इसको, एक इस कोफैक्टर का यूज करता है, एक करता है ये CDC20, जैसा हमने ऊपर देखा, है ना। CDC20 क्या करेगा, कोफैक्टर की तरह काम करेगा और क्या करवा देता है, सेपरेशन या सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। क्या करता है ये मेरे पास, सेपरेशन करवा देता है, अलग अलग करवा देता है, किसको, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड को, ठीक है। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, दूसरा मेरे पास इसके पास जो कोफैक्टर होता है वो होता है CDH1,
ठीक है। अब ये क्या करवाता है, ये करवाता है साइक्लिन बी डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्या करवाएगा ये, साइक्लिन बी की डिग्रेडेशन करवाएगा। अब हमने साइक्लिन बी यहाँ पे पढ़ा, कहाँ पे पढ़ा, प्रोफेज में पढ़ा, है ना। साइक्लिन बी क्या कर रहा है, कंडेंसेशन का काम कर रहा था। तो ये जो प्रोटीन है, अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो साइक्लिन होता है वो हर फेज में क्या होगा, बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके दो फंक्शन, ये जो कोफैक्टर हैं, दो कोफैक्टर हैं, एक तो CDH1 है और एक कैसा है, CDC20 है। ये क्या करेगा, CDC20 सेपरेशन करवाता है, और जो साइक्लिन बी को डिग्रेड करता है वो होता है CDH1। क्लियर है। तो ऐसे क्या करेगा, ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। बताओ इतना क्लियर है आपको। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ आपके पास बेसिकली जो हमारे पास सेक्यूरिन है, ठीक है, ये बात कर लेते हैं। हमने क्या बोला कि जो हमारा APC है, अब देखो मेरे पास क्या हो गया, कौन सा फेज हो गया, मेटाफेज। मेटाफेज के बाद कौन सा फेज आएगा, एनाफेज, ठीक है। तो जो मेरे पास APCC है, मतलब एनाफेज प्रोमोटिंग जो कॉम्प्लेक्स है, ये एनाफेज जो साइक्लेज है, ठीक है। ये किसके साथ मिलके काम कर रहा है, CDC20 के साथ मिलके काम कर रहा है, और क्या करवा रहा है, रेगुलेशन करवा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अब मैंने क्या बोला, इसमें क्या होते हैं, दो क्या करवाता है, ये सेपरेशन अलग करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन काम करती है, वो होती है सेपरेज, ठीक है। अब जो सेपरेज है वो क्या है, प्रोटीन है, एंजाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सेपरेज प्रोटीन है, देखो किसी और फेज में क्या होता है, सेपरेशन नहीं होती है, इसी फेज में सेपरेशन होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सेपरेज प्रोटीन है वो किसके साथ बाइंड करती है, यहाँ पे एक हमारे पास प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं सैकुरिन, ठीक है। तो ये जो सैकुरिन है वो किसको इनएक्टिव रखती है, सेपरेज को इनएक्टिव फॉर्म में रखती है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो हमारे पास सेल साइकिल में जो हर फेज है, ठीक है, पहले किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। तो हमारे साइटोप्लाज्म में, ठीक है, आपके पास अब देखो यहाँ पे, अब मैं क्या बोलूंगी, सेल का प्रोटोप्लाज्म बोल सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अब हम उसको साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, क्योंकि अब हमारी जो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो चुकी है, डिसइंटीग्रेट हो चुकी है। तो अब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोसोल और न्यूक्लियोसोल क्या है, अब कंबाइंड हो चुके हैं। समझ आ रही है बात। यस मैम। हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो प्रोफेज में क्या हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई। डिसइंटीग्रेट होगी तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। अब इसको साइटोप्लाज्म क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला, सारी सेल ऑर्गेनेलीज क्या हो गई हैं, डिसअपियर हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ साइटोसोल है, अगर ऑर्गेनेलीज नहीं है, प्लस यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे। अब सेल के अंदर जितना भी कंटेंट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है, तो उनको हमने क्या बोल दिया, प्रोटोप्लाज्म। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, हमने क्या बोला, वो दो काम कर रहा है। एक तो क्या करवा रहा है, वो सेंट्रोमियर को स्प्लिट करवा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, मेरी जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेग्रीगेट हो रही हैं। अब सेग्रीगेट कैसे हो रही हैं, कि हमारे पास क्या होता है, जो सेपरेज एंजाइम होता है, पहले वो प्रोटीन ने पकड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं सैकुरिन, ठीक है, जिसकी वजह से वो किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब मेरे पास कौन एक्ट करेगा, अब मेरे को जब इसकी फंक्शनिंग करवानी होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सैकुरिन से सेपरेज को अलग अलग करना पड़ेगा। जब ये अलग होगा तभी क्या कर सकता है, ये अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को, जो इसका फंक्शन है उसको क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारे पास, कौन आएगा, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, या जिसको हमने क्या बोला, साइक्लेज आएगा।
अब ये क्या करेगा, जैसे ही ये एंटर करा, इसने क्या करा, ये किसको प्रमोट करवाएगा, ये बोलेगा सेल को कि अब मेटाफेज से कहाँ एंटर कर जाओ, एनाफेज में, एनाफेज। ठीक है। तो ये क्या करवा देगा, अब ये क्या करवा देगा, जो मेरे पास सैकुरिन है उसको किससे अलग करवा देगा, सैकुरिन को अलग करवा देगा, और सेपरेज प्रोटीन को क्या करेगा, अलग करवा देगा। जब सैकुरिन और सेपरेज प्रोटीन अलग अलग हो जाएंगे तो हमारे पास सेपरेज नाम से पता लग रहा है, एज है तो क्या है, एंजाइम है, एंजाइम है तो क्या है, प्रोटीन है। अब ये जो सेपरेज है, ठीक है, अब ये कैसे होता है, क्योंकि मेरे पास जो सैकुरिन है उसके साथ कौन बाइंड कर जाता है, देखो इसके पास कोई ना कोई बाइंडिंग साइट होगी जिसकी वजह से ये किससे अटैच कर रहा था, सेपरेज से अटैच कर रहा था। अगर ये इसको छोड़ेगा तो क्यों छोड़ेगा, क्योंकि ये किसी और के साथ बाइंड कर जाएगा। तो किसके साथ बाइंड कर जाता है, ये बाइंड कर जाता है आपके पास यूबिक्विटिन के साथ, ठीक है, किसके साथ बाइंड कर जाता है, यूबिक्विटिन के साथ, ठीक है। तो मेरे पास यूबिक्विटिन क्या है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, यूबिक्विटिन मीडिएटेड प्रोटोसोमल डिग्रेडेशन, हम क्या बोल देते हैं, यूबिक्विटिन मीडिएटेड प्रोटोसोमल डिग्रेडेशन। क्लियर है। तो ये क्या करेगा, मेरे पास जो सेपरेज है वो, देखो अब देखो इसको यहाँ पे नाम से हमें कुछ पता लग रहा है कि इसने कुछ डिग्रेड तो करना था, है ना, पर क्या करना था। अब देखो मैंने क्या बोला, मेरा जो मेटाफेज है, मेटाफेज में कुछ ऐसा है, मेरे पास सिस्टर क्रोमेटिड अटैच हुए हैं, यहाँ पे मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये मेरे पास सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास सिस्टर क्रोमेटिड है वो क्या है, अटैच है, तो ये किसी ना किसी चीज से तो जुड़े होंगे, है ना। इनमें बीच में क्या होगा, बीच में थोड़ी बहुत जो अटैचमेंट है वो किसी ना किसी वजह से हो तो होगी। तो जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनके बीच में प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कोहेजन प्रोटीन, ठीक है। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कोहेजन होती है, जो क्या करती है, सिस्टर क्रोमेटिड को साथ में रखने का काम करती है। तो जो टुगेदरनेस होती है, ठीक है, टुगेदरनेस ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड वो किसकी वजह से होती है, वो होती है कोहेजन की वजह से, ठीक है। तो मेरे पास जो क्या करेगा, सैकुरिन होगा, ठीक है। सैकुरिन जब किसके साथ बाइंड कर जाएगा, यूबिक्विटिन के साथ बाइंड कर जाएगा, यूबीआई मतलब यूबिक्विटिन के साथ बाइंड करेगा, तो इसको हम बोल देते हैं यूबिक्विटिन मीडिएटेड प्रोटोसोमल डिग्रेडेशन। तो क्या करवा देता है, ये जो कोहेजन प्रोटीन है किसको डिग्रेड करवा देगा। अब जब एक्टिवेशन हो जाएगी तो क्या होगा, मेरे पास जो कोहेजन प्रोटीन है, डायरेक्ट यहाँ पे समझ जाओगे आप, जो कोहेजन प्रोटीन है वो क्या हो जाएगी, अब डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है। अगर कोहेजन प्रोटीन डिग्रेड हो गई तो एज अ रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पे बना दिया मैंने, समझ आई बात है। तो किसने काम किया, सैकुरिन के साथ यूबिक्विटोन काम अटैच कर जाएगा। अब यूबिक्विटोन के अटैच होने से जो सेपरेज है वो एक्टिव हो जाएगा। अब ये जो सेपरेज है वो कोहेजन प्रोटीन को क्या कर देगा, अलग कर देगा, सेपरेशन मतलब तोड़ना, ठीक है। तो ये डिग्रेड करने का काम करके क्या करेगा, इन दोनों को अलग कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ, इसकी ब्रेक डाउन हो रही है कोहेजन प्रोटीन की, ठीक है? और मेरे पास एनाफेज में क्या होता है, दोनों जो सेंट्रोमियर होते हैं वो एक सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और कितने क्रोमेटिड बन जाएंगे, जो दो आपके पास सिस्टर क्रोमेटिड थे उससे क्या बन जाएंगे, अब सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो गए, अब मेरे पास कितने क्रोमोसोम बन गए, एक क्रोमोसोम से कितने क्रोमोसोम बन गया, अब 2। दो क्रोमोसोम बन गए, क्योंकि इनके पास अलग अलग सेंट्रोमियर है। क्लियर है इतनी बात है, यस मैम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, फिर यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल डायग्राम बनाती हूँ। तो ये मेरे पास हो गया, ठीक है। ये है मेरे पास कोहेजन प्रोटीन,
ठीक है। कोहेजन प्रोटीन क्या करती है? कोहेजन प्रोटीन, ये मैंने क्या बनाया, 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं ये वाले, ठीक है। कोहेजन प्रोटीन 2 सिस्टर क्रोमेटिड को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अब जो कोहेजन प्रोटीन होती है उसमें 2 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। एक होती है SMC1, ठीक है, और एक होती है SMC3, ठीक है। स्ट्रक्चर मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम 3, और एक होती है 1, ठीक है। किससे बिलोंग करता है ये? SMC फैमिली से बिलोंग करती है कोहेजन प्रोटीन। अब ये जो कोहेजन प्रोटीन होती हैं, इनको जो बाइंड करके रखता है, ठीक है, इनको बाइंड जो कर रहा है, ठीक है, तो उसको मैं बना रही हूँ पिंक कलर में। जो कोहेजन प्रोटीन को बाइंड कर रहा है, ये जो मैंने पिंक कलर में बनाया, इसको बोल देते हम क्लेसिन प्रोटीन, ठीक है। इस प्रोटीन का नाम क्या है? क्लेसिन प्रोटीन। क्लेसिन प्रोटीन जो क्या कर रहा है, जो SMC1 है और SMC3 है उनको ज्वाइन करने का काम कर रहा है। एज अ रिजल्टेंट क्या होगा? कोहेजन प्रोटीन जुड़ी रहेंगी। कोहेजन प्रोटीन जुड़ी रहेंगी तो मेरे पास सिस्टर क्रोमेटिड क्या रहेंगे? आपस में अटैच्ड रहेंगे। ये दोनों क्या है मेरे पास? ये दोनों कैसी हैं? ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। अब क्या होगा? हमने क्या बोला, मेरे पास जो ये बनाया मैंने, ये क्या हो गया मेरे पास? ये हो गया मेरे पास सैकुरिन, ठीक है। सैकुरिन किसको बाइंड करके रखता है अपने साथ? सैकुरिन अपने साथ बाइंड करके रखता है सेपरेज को, ठीक है। एंजाइम है सेपरेज, ठीक है। एंजाइम है तो ऑब्वियसली क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? सेपरेज। ये इसको बाइंड करके रखता है। जब दोनों एक दूसरे से बाउंडेड फॉर्म में होते हैं तो कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं जी, ठीक है। अब हमने क्या बोला, यहाँ पे कौन आया? यहाँ पे आपके पास कौन आ गया? जब APC और C आ गया, ठीक है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स और साइक्लेज आ गया। किसके साथ बाइंड किया हुआ है? इसने बाइंड किया हुआ है CDC20 के साथ। तो ये क्या करेगा? अब देखो CDC20 और जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, दोनों किस में हेल्प करेंगे? सेग्रीगेशन एंड सेपरेशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को तोड़ने का काम करेंगे, साथ में जो सिस्टर क्रोमेटिड है उनको अलग अलग करने का काम करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये आया तो इसने क्या किया? जैसे ही मेरे पास APC आया, ठीक है, तो यहाँ पे बना देती हूँ मैं, APC आया और क्या आया मेरे पास? CDC20 आया। की वजह से क्या होगा मेरे पास? जो सेपरेज होगा, ठीक है, मेरे पास सेपरेज अलग हो जाएगा, ये मेरे पास अलग हो गया, ठीक है। और साथ में मेरे पास जो सेक्यूरिन है, ठीक है, ये जो मैंने बनाया है सेक्यूरिन क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है। अब इस सेक्यूरिन के साथ कौन बाइंड कर जाएगा? यूबिक्विटिन, ठीक है। यूबिक्विटिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड कर जाएगी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे यूबी ऐसे बाइंड कर जाएगी इससे, ठीक है। अब जैसे यूबी बाइंड करेगी तो वो क्या कर देगी? डिग्रेडेशन का काम करेगी, ठीक है। अब जो सेपरेज है, सेपरेज क्या हो गया? अब सेपरेज हमने बोला है जब दोनों अलग अलग हो गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, यहाँ पे सेपरेज, जब सेपरेज अलग हो गया तो ये कैसा हो गया? ये हो गया जी एक्टिव, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास सेपरेज एक्टिव होगा तो ये किसकी तरह काम करेगा? सिस्टीन प्रोटीएज की तरह काम करेगा। मतलब जहाँ पे सिस्टीन अमाइनो एसिड होगा वहां से क्या करेगा? ये प्रोटीन को तोड़ देगा। प्रोटीएज मतलब तोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ रिजल्टेंट क्या होगा मेरे पास? ये जो मेरी सिस्टर क्रोमेटिड थी, ये मेरी हो गई सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बनाया था ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन दोनों डायग्राम्स में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। जो क्लीसिन है अब क्या हो गई है? वो अलग हो गई है। अगर क्लीसिन क्या कर रही थी? इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही थी। तब जब क्लीसिन टूट गई, ठीक है, क्लीसिन को किसने तोड़ा? इसको ब्रेक किया सेपरेज ने। इसके ऊपर एक्ट किसने किया? सेपरेज ने किया, और इसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। जब इसको ब्रेक कर दिया तो कोहेजन प्रोटीन क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। कोहेजन प्रोटीन ब्रेक हो जाएगी तो एज अ रिजल्टेंट देखो यहाँ पे मेरे पास ये क्रोमोसोम अलग हो ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो चुकी है और ये एक दूसरे से क्या हो चुके हैं? अलग हो चुके हैं। पहले कैसी थी? एक दूसरे के साथ बाइंड कर रही थी, ठीक है, बॉन्डेड फॉर्म में थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोहेजन ब्रेक डाउन हो जाएगी, यहाँ पे जो कोहेजन प्रोटीन है
ये जो मेरे पास कोहेजन प्रोटीन थी, ठीक है, कोहेजन प्रोटीन क्या हो जाएगी अब, ब्रेक डाउन, टूट जाएगी, ठीक है। इसको जो बाउंड कर रही थी मेरे पास क्लिंसिन प्रोटीन, उसको हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, तोड़ देंगे। एज अ रिजल्टेंट कोहेजन प्रोटीन भी क्या हो जाएगी, अपने आप बाइंड कर जाएगी। अब ये किसने किया, ये किया मेरे पास सेपरेज ने। एज अ रिजल्टेंट मेरे पास दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड थी वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी। कितनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे आपके पास बेसिकली